न्यू सिलेबस ऑफ 2020 जो रिड्यूस सिलेबस आया उसमें हम क्वेश्चन नंबर आज 2 को सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम इट्स विड्थ। ठीक है कि आपने कोई आपका जो भी रेक्टेंगल होगा वो आपका 4 टाइम इसके विड्थ का होगा। अब हमें पता है कि हमारे रेक्टेंगल जो है वो इस तरह का रेक्टेंगल है। अब इस तरह के रेक्टेंगल में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो उसकी हमारे पास लेंथ होती है जो कि एक्स को हम कहेंगे, और एक रेक्टेंगल का विड्थ होती है जिसको हमने वाई से कह दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम इट्स विड्थ, यानी कि आपके जो रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 4 टाइम जो है वो विड्थ के इक्वल है, या उसके यानी कि अगर आप लेंथ को आप ऐड यार। तो अस्सलाम वालेकुम, आज हम स्टार्ट करेंगे रिड्यूस सिलेबस ऑफ 9 क्लास। तो इसमें हमारे पास जो रिड्यूस में है क्वेश्चन नंबर 2, उसको हम आज डिस्कस करेंगे, जिसमें है कि द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम इट्स विड्थ। ठीक है कि कोई भी एक रेक्टेंगल जो भी होगा उसकी जो लेंथ होगी उस रेक्टेंगल की वो 4 टाइम होगी उसके विड्थ की। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल जो होता है उसके अंदर दो चीज़ें ही होती हैं, एक तो उसकी लेंथ होती है और एक उसकी विड्थ है। मैं आपको डायग्राम के थ्रू अगर शो करवाऊँ तो ये हमारे पास एक जो है रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल के अंदर हमारे पास एक उसकी लेंथ हो जाएगी और एक इसकी विड्थ हो जाएगी। क्वेश्चन में है कि उसकी जो लेंथ है वो 4 टाइम उसकी विड्थ की है। तो लेंथ आपके पास ये है जो कि एक्स से हमने डोनेट कर दी। अब ये एक्स लेंथ आप देख सकते हैं, थोड़ी सी इसकी लेंथ ज़्यादा है और विड्थ थोड़ी सी कम है, लेकिन आप अगर विड्थ को 4 टाइम अगर आप ऐड करें तो आपके पास क्या बन जाएगी, उसकी लेंथ, इसकी लेंथ बन जाएगी। तो उसने क्वेश्चन में यही कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें तो उसने लिखा है द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 150 सेंटीमीटर। यहाँ पे उसने उस पैरामीटर कहते हैं कि जब आप किसी भी लेंथ या विड्थ को ऐड करते हैं तो आपके पास एक पूरा पैरामीटर बन जाता है, तो उसकी उसने वैल्यू दे दी हमारे पास 150 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन लिखने के लिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग डालेंगे और हम सबसे पहले लिखेंगे द लेट y इज़ द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, यानी कि हमने इस y को क्या ले लिया, विड्थ ले लिया। देन हम लिखेंगे कि x इज़ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, यानी कि x आपने क्या ले ली, लेंथ ले ली। देन हम स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट कि आपके पास x जो है यानी कि जो कि विड्थ है वो लेंथ के 4 टाइम है इक्वल। ठीक है, अब इसको आपने ऑफ कोर्स इसको हमने क्योंकि पूरा पैरामीटर कैलकुलेट करना है, पूरे पैरामीटर कैलकुलेट करने के लिए आप इस 4y को इधर ले जाएंगे, ये ऐड प्लस का साइन यहाँ पर जाकर माइनस में चेंज हो जाएगा, इस इक्वल टू हम 0 कर देंगे। और आपको पता है कि पूरा पैरामीटर जो है वो इक्वल टू 150 सेंटीमीटर है, तो आपने x इक्वल टू y करके 150 सेंटीमीटर कर दिया। नेक्स्ट हम इस पर क्या रूल अप्लाई करेंगे, हमारे पास जो ऊपर क्वेश्चन में इन्वर्जन मेथड और जो हमारे पास क्रैमर रूल मेथड है, हम इन दोनों रूल्स को अप्लाई करके अब हम इसको डायमेंशन जो है हम उसको फाइंड आउट करेंगे। इस स्टेटमेंट को मैट्रिक्स फॉर्म में लेके जाना है, तो मैट्रिक्स फॉर्म में हम इसको इस तरह हम किस फॉर्म में बनाएंगे, हम इसमें ए मैट्रिक्स बनाएंगे, एक्स मैट्रिक्स बनाएंगे और एक बी मैट्रिक्स बनाएंगे। तो ए मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि आपके पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है, एक्स मैट्रिक्स आपके पास वेरिएबल मैट्रिक्स होता है और बी जो होता है वो आपके पास कांस्टेंट मैट्रिक्स होता है। ये कैसे बनता है कि हमारे पास जो स्टेटमेंट थी इसमें अगर आप देखें कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो हमारा ए मैट्रिक्स है उसको हम बनाने के लिए हम इस इक्वेशन को देखेंगे। इस इक्वेशन में हमारे पास जो है वो एक्स है, तो x के साथ कोफिशिएंट आपको क्या नज़र आ रहा है, कुछ भी नहीं, कोई नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू नज़र नहीं आ रही है, तो आपको 1 नज़र आ रहा है तो हम इसकी जगह 1 लिख देंगे। ठीक है, फिर आपके पास हमारे पास अगर इसके सेकंड साइड पर देखें, बल्कि हमने इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नाम दिया है, हम इन्हीं में अपने कोफिशिएंट्स को देखेंगे। ठीक है, तो इस फर्स्ट इक्वेशन में अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे कौन सा कोफिशिएंट नज़र आ रहा है, कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू नज़र आ रही है, इट इज़ -4, तो हमने -4 वहाँ पे पुट कर दिया। देन सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं अगेन, तो आप 1 लिख दोगे और यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। ठीक है, सो मूव टुवर्ड द नेक्स्ट मैट्रिक्स, वहाँ पे जिसको x कहा मैंने, और x क्या है हमारे पास वेरिएबल्स हैं।
तो वेरिएबल्स कोई भी ऐसी जो कि आपको फाइंड आउट करनी होती है यूजली वैल्यूज़, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ऑफकोर्स फर्स्ट में ही आपको मिल जाएंगे एक्स एंड वाई जो आपको नज़र आ रहे हैं, यही दोनों होते हैं और इनको आपने पहले एक्स लिख दिया और फिर नेक्स्ट आपने वाई बना दिया, ये आपका सेकंड मैट्रिक्स बन गया। और आपके पास जो लास्ट में बी मैट्रिक्स मैंने कहा जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है, वैल्यूज़ होती हैं ये हमेशा इज इक्वल टू के उस तरफ वाली वैल्यूज़ होती हैं। इन दोनों वैल्यूज़ को देख कर ही आप यहाँ पर बना देते हैं 0 और 150, यानी कि जो आपकी कांस्टेंट वैल्यूज़ हो गई हैं। तो ये अब आप हमारे पास एक पूरी मैट्रिक्स फॉर्म बन गई। अब हमने इस पर क्रैमर रूल्स लगाना है। तो क्रैमर रूल्स के लिए हमें पता है कि हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना होता है। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हमने यही कोफिशिएंट मैट्रिक्स को यहाँ लिख लिया और हम इसको डायगनली जो है वो हम इसको आप इसमें सॉल्व करते हैं। तो डायगनली हमको पता है कि ये यूँ जाएगा और ये यूँ जाएगा, और हमारे पास डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हमने 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, बीच में माइनस का साइन आता है हमेशा डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए, और फिर इसको इसके साथ किया तो यहाँ पर आ गया, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाई -4। फिर हमने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 1 आया, 1 -4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -4 आया, और -4 क्योंकि बीच में साइन माइनस है उसके साथ अगर वो सॉल्व होता है देन वी हैव गॉट प्लस साइन। तो 1 + 4 = 5। तो आपके पास यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट निकल आया विच इज़ 5। अब हमें क्रैमर रूल्स के लिए जो चीज़ चाहिए होती है वो डिटर्मिनेंट ऑफ हमें A1 डिटर्मिनेंट भी चाहिए होगा, A2 भी चाहिए होगा, और हम कभी कभार इसको AX पे लिख देते हैं। तो अब हम A1 डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कैसे करेंगे वो मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो डिटर्मिनेंट मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो अब इस डिटर्मिनेंट को मैंने किस तरह से लिखा है कि जो हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसकी हम पहला वाला कॉलम जो है उसको हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। पहले वाला कॉलम अगर मैं ये 1 1 रिमूव करके इसकी जगह मैं ये कांस्टेंट मैट्रिक्स इसकी जगह पुट कर दूँ तो ये मेरे पास A1 डिटर्मिनेंट बन जाता है, ठीक है। तो मैंने बस यहाँ पे कांस्टेंट मैट्रिक्स जो B मैट्रिक्स लिख दिया और इसके साथ मेरा बिल्कुल एग्जैक्ट इसका सेकंड वाला कॉलम यहाँ पर लिखा है। तो इसको मैं अगेन डिटर्मिनेंट की तरह मतलब डायगोनल में इसको सॉल्व कर लूँगी। 0 1 के साथ 0 एंड 150 को अगर मैं -4 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो -600 बनता है, और अगेन माइनस माइनस के साथ अगर होगा तो और 0 के साथ अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर बनता है 600। तो A1 डिटर्मिनेंट हमारे पास 600 आ गया। अब एग्जैक्ट हम A2 डिटर्मिनेंट लिखेंगे, और A2 डिटर्मिनेंट के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो पहला कॉलम है हम उसको वैसे ही रहने देंगे। अब हम सेकंड वाले कॉलम को यहाँ पे रिमूव कर देंगे और इसकी जगह हम अपना ये कांस्टेंट मैट्रिक्स जो है वो यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। वही हमने किया कि हमारा फर्स्ट कॉलम बिल्कुल एग्जैक्ट लिखा है और इसकी जगह बस मैंने -4 1 की जगह मैंने अपना कांस्टेंट मैट्रिक्स पुट कर दिया। अब मैंने इसको सॉल्व किया डायगोनली, 1 को 150 के साथ मल्टीप्लाई किया, 150 आ गया, 1 0 के साथ 0, अगेन माइनस का साइन बीच में किया तो हमारे पास टोटल 150 हमारे पास A2 डिटर्मिनेंट निकल आया। अब हमने क्या फाइंड आउट करना था क्वेश्चन में, हमें तो अपनी लेंथ और विड्थ फाइंड आउट करनी थी ना, तो x और y फाइंड आउट करना है। तो हमें अगर हम x निकालेंगे तो हमारे पास पहली चीज़ है, तो इसके लिए हमने ये A1 निकाला था, ठीक है। A1 आप समझ लिया आपने x के लिए कर लिया, और A2 आप समझ लें कि आपने y के लिए कर लिया। तो अब हमने x को जब भी निकालना होगा तो हमारे पास जो A1 डिटर्मिनेंट है इसको हम अपने a के साथ क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जब हम इसको A1 को a के साथ जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा, और जब A2 को डिवाइड करेंगे इस a के साथ तो हमारे पास हाँ y आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि वेयर x इज़ इक्वल टू A1/a, ठीक है। और हमने A1 क्योंकि हमारे पास 600 था, ठीक है, डिटर्मिनेंट, तो हमने 600 लिखा और इसको हमने a के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास 120। अब देखा हमारे पास लेंथ जो थी हमारी x वो निकल आई। ऐसे ही बिल्कुल हम y की वैल्यू निकालेंगे। y के लिए हम A2 डिटर्मिनेंट को हमने a के साथ डिवाइड कर लेना है। तो A2 150 था और 150 को हम 5 के साथ जब डिवाइड करेंगे तो टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो अगर आप इसकी वैल्यूज़ को देखें जो कि हमारे पास 120 आई है और एक 30 आई है। क्वेश्चन क्या था हमारा कि जो है हमारी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम इट्स विड्थ, यानी कि आपकी x जो है वो तो ज़्यादा था ना, लेंथ ज़्यादा थी। तो आप देख लें यहाँ पे 120 और 30 का डिफरेंस है। अगर आप 30 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या बनेगा, 120, ठीक है। तो
उसके बाद अगर आप पैरामीटर, उसने टोटल हमें कहा था कि वो कितना है, टोटल पैरामीटर 150 है, तो अगर आप इन दोनों को आप इसमें ऐड भी करेंगे तो आपके पास 150, यानी अगर आपकी लेंथ और विड्थ दोनों ऐड हो तो आपके पास क्या बन जाएगी, आपकी पैरामीटर बन जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया।